हेलो टू ऑल ऑफ यू, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर सफलता बैच के अंदर जो फर्स्ट पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं 6th सेमेस्टर का बॉटनी का, उसमें आज एक सेल बायोलॉजी का टॉपिक कवर करेंगे, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये हमारी 10वीं क्लास है बच्चों, और अगर आप हमारे सफलता बैच के अंदर ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जो बॉटनी जिनका सब्जेक्ट है बच्चों, सफलता बैच एप्लीकेशन के ऊपर यानी सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें कि आपको फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों कवर कराया जाएगा बॉटनी का बच्चों। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, तो जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। सफलता बैच में आपको 6th सेमेस्टर का टोटल कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि 5th सेमेस्टर का आपको फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो उन बच्चों को कैसे ज्वाइन करना है एक बार बता देते हैं। ठीक है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है सुमित राणा बीएससी क्लासेस और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिटेल्स आपको फिल कर देनी है, रजिस्टर कर देना है, और रजिस्टर करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। प्रीमियम कोर्सेज में जाना है बच्चों, और प्रीमियम कोर्सेज में जाने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो सफलता बैच का बॉटनी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड मिल जाएगा, याद रखिए, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बाय करके। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में यहाँ पर दिया जा रहा है। दोनों पेपर आपको यानी 16 यूनिट्स यहाँ पर कवर कराई जाएंगी। खास बात यह है कि यहाँ पर दोनों भाषाओं में यहाँ पर पर्टिकुलर ये क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, बाइलिंगुअल। ठीक है, लेकिन नोट्स टोटल इंग्लिश में भी है और टोटल बाइलिंगुअल, दैट मीन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स करके यहाँ पर सारा पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि हम एक बार दिखाई देते हैं, तो आज के मुद्दे की बात कर रहे हैं हम लोग न्यूक्लियस की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर आपका इंग्लिश इस तरीके से नोट्स रहेगा और इधर आपका बाइलिंगुअल नोट्स रहेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात करते हैं। देखिए, न्यूक्लियस जैसे कि आपका ब्रेन है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरीके से न्यूक्लियस क्या कर रहा है, एक सेल के पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहा है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो जो चीजें प्रोसेस हो रही हैं, जो जो चीजें पाई जा रही हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। जैसे कि मैंने एक यूकैरियोटिक सेल यहां पर शो की है। यूकैरियोटिक सेल्स में ही एक कंप्लीट न्यूक्लियस, एक ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है, याद रखिए। तो मैंने एक सेल दिखाई है यहाँ पर, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। इट इज ए ब्रेन ऑफ सेल। ये कोशिका का मस्तिष्क कहा गया है। ठीक है, डायरेक्टर भी कहा गया है और कंट्रोलर भी कहा गया है। जैसे कि आपका ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरीके से एक सेल को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। और एक खास बात यह है कि न्यूक्लियस 4 पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियोलस, चौथा है क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन नेट। ये 4 पार्ट्स जब असेंबल होते हैं तब एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। और मोस्ट ऑफ जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर ये कंप्लीटली ट्रूली पाया जाता है, याद रखिए। ठीक है, जो कि पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। 1831 से पहले इसकी डिस्कवरी की गई थी, और एक फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट हैं जो कि बाद में आए थे। इन्होंने क्या किया था, इसके अंदर जो सबस्टेंस या जो स्ट्रक्चर देखने को मिले थे उनको क्रोमैटिन कहा था। क्या कहा था बच्चों, क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि डीएनए, आरएनए और कुछ प्रोटीन्स यहां पर असेंबल होती हैं, याद रखिए। ठीक है, जिनको आप क्रोमैटिन कह रहे हैं। तो जब सेल डिवाइड करती है बच्चों, तो सेल डिवीजन जब होता है तो सेल डिवीजन से पहले अपने आप को सेल प्रिपेयर करती है। दैट मीन इंटरफेज स्टेज जो आती है, इंटरफेज जो अवस्था जो आती है, उसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो उस दौरान जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये चारों पार्ट्स आपको इजिली तरीके से दिख जाएंगे। ठीक है, ये 4 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो यहां पर जो फ्लेमिंग नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्रोमैटिन शब्द सबसे पहले दिया था, याद रखिए। क्रोमैटिन को सबसे पहले देखा था, स्ट्रक्चर को देखा था न्यूक्लियस के अंदर, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पहले इसकी डिस्कवरी की थी, याद रखिए। ठीक है, और एक खास बात क्या है कि न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनेल की तरह ही एक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 2 मेम्ब्रेन्स यहां पर पाई जाती हैं, एक आउटर और एक इनर। ओके, और एक खास बात यह है कि यह भी प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा है भाई। तो इसीलिए हमने क्या कहा है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है।
न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड यानी दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ या परिबद्ध एक प्रोटोप्लाज्मिक यानी जीव द्रव्य इकाई है, याद रखिए, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात क्या है कि सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, उपापचयी क्रिया हो रही हैं, उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का होता है। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी पाई जाती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब भाई डीएनए है इसके अंदर, इसके कारण इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जिससे कि क्या होता है, ये पूरी सेल को कंट्रोल कर पाता है और एक सेल से दूसरी सेल में ये इंफॉर्मेशन को भी पास करता है या ट्रांसमिट करता है, याद रखिए, ठीक है। यानी जब पेरेंट सेल से जब नई सेल्स बनती हैं, यानी डॉटर सेल्स बनती हैं, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन पास होती है ना, वो डीएनए की वजह से होती है। तो यानी कहने का मतलब ये एक सेल से ये एक सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी रखता है, याद रखिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है क्रोमैटिन की फॉर्म में, क्योंकि कुछ प्रोटीन्स डीएनए के साथ असेंबल हो जाती है, इसीलिए हम इसको क्रोमैटिन कह देते हैं। और यही आगे चलकर क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन की अवस्था आप जब आगे देखेंगे तो यही आगे चलकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का, जिसमें कि मैंने यहाँ पर कुछ, ये छोटा न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर, और मैंने जूम करके यहाँ पर इस तरीके से शो किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये आपकी आउटर लेयर है, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कहेंगे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दी न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो सबस्टेंस फील्ड है उसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ओके, जिसको आप कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। उसके बाद ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, जिसको हम लिटिल न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये आरएनए वगैरह का फॉर्मेशन करता है और राइबोसोम भी बनाता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके अलावा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिनको बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स या नेट लाइक स्ट्रक्चर या नेट भी कह सकते हैं आप। तो ये 4 पार्ट्स, ठीक है, ये 4 पार्ट्स मिलकर एक न्यूक्लियस, एक कंप्लीट न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स आपको याद रखनी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो हमने कहा जैसे आपका ब्रेन है पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरीके से एक सेल के अंदर ये सेल है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा? पूरी सेल को कंट्रोल करेगा। इसीलिए इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल, जैसे अगर आपका ब्रेन काम ना करे तो क्या बॉडी चलेगी? नहीं चलेगी ना। ऐसे ही अगर न्यूक्लियस नहीं है सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो सेल डेड मानी जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी, कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होगी, ना उसको कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलर या डायरेक्टर भी मानते हैं इसको हम लोग, इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है बच्चों, ठीक है। आनुवंशिकता के नियंत्रण यानी जेनेटिकली भी इसको कंट्रोल किया जाता है इसके थ्रू। अगर सेल में ग्रोथ हो रही है तो सेल ग्रोथ को भी ये कंट्रोल करेगा, ग्रोथ करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगा। ये सभी बातें जो थी हैमरलिंग नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी, प्रैक्टिकली सिद्ध किया था, उन्होंने प्रूफ किया था कि वाकई में न्यूक्लियस जेनेटिकली वर्क कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है सेल के अंदर, या जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कर रहा है। ये बात प्रूफ की थी किसने? हैमरलिंग ने, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और लिखा है कि मैंने कि यदि सेल के न्यूक्लियस को प्रयोग द्वारा हटा दिया जाए, एक्सपेरिमेंट द्वारा हटा दिया जाए, तो कुछ समय बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। भाई बिल्कुल डेड हो जाएंगे। जैसे कि मल्टीसेलर में ऐसा होता है कि मान लीजिए पड़ोस वाली सेल दूसरी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मान लीजिए निकाल दिया हमने, मान लीजिए ये सेल है, मान लीजिए इसका निकाल दिया, तो क्या होगा? पड़ोस वाली सेल मान लीजिए इसको देख सकती है मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन अगर यूनिसेलर का मतलब है एक ही सेल है, दे हैव ओनली वन सेल, और इसका अगर हम न्यूक्लियस हटा दे तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? कोई कंट्रोल नहीं करेगा। तो सेल ये कैसी हो जाएगी? डेड हो जाएगी। अगर आपका ब्रेन निकाल दे तो क्या आप वर्क करेंगे? कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेन ही पूरी बॉडी को चला रहा है। तो न्यूक्लियस क्या कर रहा है? पूरे एक सेल को चलाने का काम कर रहा है। तो अगर न्यूक्लियस को अगर हम हटा दें तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे लाइक अमीबा, वो डेड हो जाएगा। अतः न्यूक्लियस सेल का अत्यंत महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है, याद रखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सेल ऑर्गेनल है, याद रखिए, ठीक है।
अब एक वैज्ञानिक आए हैं स्ट्रासबर्गर, इन्होंने एक बात ये बताई है कि जितने भी न्यूक्लियस बनते हैं वो पुराने न्यूक्लियस से बनते हैं। ठीक है, क्या लिखा, स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि जो न्यूक्लियस की जो ओरिजिन है वो पुराने न्यूक्लियस से होती है, यानी पहले से बने हुए न्यूक्लियस के डिवीजन से होती है, याद रखिए। ठीक है, तो ये बात बताई थी किसने, स्ट्रासबर्गर ने। ओके, इस बात का ध्यान रखें। और एक खास बात यह है कि यहाँ पर जो सफलता बैच चल रहा है इसमें आपको 2 पेपर कवर कराए जाएंगे। ठीक है, और क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, तो ज्वाइन कर लीजिए सब लोग फटाफट। ठीक है, और एमसीक्यूज भी यहाँ पर कवर करेंगे फिर बाद में, पर्टिकुलर क्लासेस की यूनिट्स जब जैसे जैसे कवर होती जाएंगी यूनिट्स आपकी, और उसमें हम लोग पर्टिकुलर क्या करेंगे, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग कवर करेंगे। फिर अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हमें इंटरफेज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि इंटरफेज एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि सेल जो होती है क्या करती है, अपने आप को रेस्टिंग स्टेज में रखती है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज का मतलब है कि अपने आप को विश्रामावस्था में रखने का काम करती है। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर आपको इंटरफेज अवस्था में ही देखने को मिलता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर इंटरफेज क्या है। देखिए, अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा है लोअर क्लासेस में तो एक बार बता देते हैं। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवाइड करने से पहले, सेल अपने आप को डिवाइड करने से पहले चीजों को प्रिपेयर करेगी। जैसे कि आपको कहीं जाना है तो जाने के लिए आप पहले सामान की पैकिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कहीं जा रहे हैं तो घूमने जा रहे हैं मान लीजिए, या कॉलेज जा रहे हैं तो पहले आप अपना पूरा बुक्स देखेंगे कि हाँ बुक्स कौन कौन सी ले जा रहे हैं, हम कौन कौन सी किताबें सॉरी कॉपीज ले जा रहे हैं, या हमारे पर्टिकुलर पेंसिल कौन सी ले जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप इकट्ठी करेंगे ना पहले, तो उसके बाद ही क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर जाएंगे कहीं पर। तो ऐसे क्या होता है कि सेल डिवीजन होने से पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगी, और प्रिपेयर करने का मतलब है चीजें व्यवस्थित करेगी, उसके बाद सेल डिवीजन करेगा। ठीक है, सेल डिवीजन होगा। तो यहां पर उसी अवस्था को हम लोग कह देते हैं जिसमें कि प्रिपेयर करती है अपने आप को अवस्था, उसको बोलते हैं इंटरफेज या अंतरावस्था। तो जो अंतरावस्था का जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड होता है, दैट मीन हम कहेंगे एक रेस्टिंग स्टेज का न्यूक्लियस होता है, जिसमें कि आपको न्यूक्लियस के चारों पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई देगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस भी दिखाई देगा, और आपका क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन नेट भी दिखाई देगा। तो अगर हम इंटरफेज न्यूक्लियस को देखें तो इसमें एक्चुअल में न्यूक्लियस में डिवीजन नहीं होता है, ये इंटरफेज न्यूक्लियस ऐसा होता है जिसमें कि आपको चारों के चारों हिस्से दिखाई देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिखाई देगा, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी दिखाई देगा, और क्रोमेटिन नेट भी दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस भी दिखाई देगा। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें कि पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम न्यूक्लियर एनवलप के नाम से भी जानते हैं और कैरियोथीका के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम कैरियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं और न्यूक्लियर मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है क्रोमेटिन नेट या क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, जिसमें कि हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना एक स्ट्रक्चर होता है, याद रखिए, डीएनए आरएनए से मिलकर बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटिन नेट के नाम से जानते हैं। और अगला है न्यूक्लियोलस, जिसको आप कह रहे हैं केंद्रिका, लिटिल न्यूक्लियस, या इसको हम राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ये क्या करता है, आरएनए बनाता है डीएनए से, और उसी के साथ साथ क्या करता है, ये राइबोसोम भी बना, क्योंकि राइबोसोम किसका बना हुआ स्ट्रक्चर है, आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है, याद रखिए। तो ये आरएनए भी बनाता है केंद्रिका न्यूक्लियोलस, और आपका आरएनए का भी फॉर्मेशन कर रहा है, यानी राइबोसोम भी बना रहा है और आरएनए बॉडीज भी बना रहा है, दोनों बना रहा है, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियोलस जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे होते हैं ये, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर बीच बीच में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम में जो शो किया है, एक बार देख लीजिए आप लोग। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो सबस्टेंस फील्ड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, जिसमें कि क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन नेट भरे हुए हैं, डूबे हुए हैं, और न्यूक्लियोलस भी डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन थ्रेड देखिए है। ठीक है, ये 4 पार्ट्स पाए जाते हैं, 4 पार्ट्स पाए जाते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इन चारों पार्ट्स को बारी बारी से, जिसमें कि हम ये 3 पार्ट्स आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये तो हमने बता ही दिया था आपको। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या कर रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, दूसरी बात यानी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है,
ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, जिससे कि डीएनए से आरएनए बन रहा है। ओके, तो अब बाकी बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कि सभी का काम क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या क्या पाया जा रहा है इसके अंदर, देख लेते हैं। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, outermost layer of the nucleus that is called as a न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो बाहरी स्ट्रक्चर जो है जो कि कवरिंग कर रहा है, इसको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। न्यूक्लियस कवरिंग यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। दो पैरेलल मेम्ब्रेन से बनी होती है, यानी दो पैरेलल मेम्ब्रेन पाई जाएंगी, ठीक है, जिसमें कि क्या होगा, यानी ये है आपका न्यूक्लियस, इसमें ये दो आपकी क्या है, मेम्ब्रेन है, ये आउटर है, आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ओके, इसके बीच में सर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, इसी स्पेस को बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जैसे कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखा था, उसी तरीके से पेरी न्यूक्लियर स्पेस इसको आप कहेंगे, ठीक है। तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या है, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। स्पेस कितना होता है बच्चों, 10 से 50 नैनोमीटर का ये स्पेस होता है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। लिखा है यह कवरिंग न्यूक्लियस में मिलने वाले प्लाज्मा साइटोप्लाज्म के बीच में बैरियर का काम करती है। भाई ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका पर्टिकुलर सेल यानी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में ये मेम्ब्रेन बैरियर का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, बैरियर का, ठीक है। यानी अंदर वाले प्लाज्म यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में ये जो मेम्ब्रेन है, ये बैरियर का काम कर रही है एक, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा है आउटर मेम्ब्रेन सामान्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सतत रूप से निश्चित स्थानों पर न्यूक्लियर पोर के बनने के कारण विच्छिन्न हो जाती है। विच्छिन्न मतलब बिखर जाती है, और यह पोर न्यूक्लियर कवरिंग की बोथ मेम्ब्रेन से के अटैच होने से बनते हैं। यानी दोनों मेम्ब्रेन जब अटैच होंगी, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि यहां पर पाया जाता है, आप जानते हो, इसके कारण क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स यहां पर आपको दिखाई देंगे आउटर मेम्ब्रेन में, ठीक है, जिसको आप न्यूक्लियर पोर के नाम से जानेंगे। जिससे कि इसमें अगर कोई सबस्टेंस बना है तो वो साइटोप्लाज्म जा सके या साइटोप्लाज्म से इसके अंदर आ सके, तो यानी वो पोर एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। नाउ देखिए क्या लिखा है, इन पोर से यानी इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर, कहने का मतलब है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर आते जाते रहते हैं, ठीक है, यानी आवागमन करेंगे इन्हीं पोर के थ्रू। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मैनी 300 to 1000 डायमीटर के पोर पाए जाएंगे, क्षेत्र पाए जाएंगे, याद रखिए, जिससे कि क्या होगा, एक्सचेंज की प्रोसेस होगी, यानी एक्सचेंज होगा, याद रखिए, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है सेकंड जो आपका पार्ट है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि क्या है, ये न्यूक्लियस है आपका, और न्यूक्लियस के अंदर जो सबस्टेंस फील्ड है, पदार्थ भरा हुआ है, उसी को आप लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें कि आपको न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा और क्रोमेटिन थ्रेड भी देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से ये न्यूक्लियोलस को भी रख रहा है और क्रोमेटिन थ्रेड को भी रख रहा है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी होती है, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म को ट्रांसक्रिप्शन की साइट भी कह सकते हैं, ठीक है, द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ओके, तो मैंने एक पॉइंट लिखा है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का एक कोलाइड बेसिस प्लाज्म मटेरियल है, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स रहेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड्स रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं भाई, डीएनए के पार्ट्स है ना, यूनिट्स हैं, जिसमें कि क्या क्या होता है डीएनए में, आप न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, भाई आपको अगर आपने पढ़ा है तो आपने तीन चीजें पढ़ी होंगी, शुगर, ठीक है, फास्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस, 3 पार्ट्स होते हैं, इसको आप न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, बेस प्लस शुगर, बेस प्लस शुगर दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूक्लियोसाइड्स, इसमें फास्फोरिक एसिड नहीं होता है। फिर आता है एटीपी, प्रोटीन्स एंजाइम ऑफ आरएनए, एंजाइम कुछ पाए जाएंगे आरएनए के, डीएनए पॉलीमरेज, ये भी एंजाइम है आपका, एंडोन्यूक्लिएजेस, और मिनरल्स यहां पर पाए जाते हैं पर्टिकुलर एक
न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म याद रखिए, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, एटीपीज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स ऑफ आरएनए, डीएनए पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस, मिनरल्स, ठीक है। ये सब पदार्थ आपके कहां देखने को मिलेंगे, आपको न्यूक्लियोप्लाज्म में या फिर कैरियोप्लाज्म में, ठीक है। और एक खास बात यह है कि इस पदार्थ के अंदर इन सब ये जो प्लाज्म है, इस प्लाज्म के अंदर आपको न्यूक्लियोलस भी देखने को मिलेगा और क्रोमैटिन थ्रेड भी देखने को मिलेगा, दोनों देखने को मिलेंगे, याद रखिए, ठीक है। हाँ, और यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी होती है, संपन्न होती है। अब आता है अगला जो पार्ट है, क्रोमैटिन नेट, ठीक है, यानी क्रोमैटिन धागे जिसको कहते हैं। जैसे कि हमने न्यूक्लियोलस की भी बात कर ली कि क्या कर रहा है भाई, वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू डीएनए से आरएनए का निर्माण कर रहा है, उसी तरीके से वो राइबोसोम भी बना रहा है या राइबोसोम बॉडीज भी बना रहा है। तो यहां पर अब बात आती है क्रोमैटिन नेट की, जिसको हम लोग क्रोमोसोम ये आगे कहेंगे आगे चल के, क्योंकि जब ये एक इंटरफेस की स्टेज का ये स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रोमैटिन नेट कह रहे हैं। जब ये आप डिविजनल फेज में देखेंगे तो डिविजनल फेज में यही स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, गुणसूत्रों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है इंटरफेज न्यूक्लियस में लूज अनक्लियर न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन समझ लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, डीएनए आरएनए होगा और क्या होगा, प्रोटीन होगी, हिस्टोन प्रोटीन होगी, ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोप्रोटीन कहा है। कह रहा लूज अनक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन की नेट मिलती है, एक जाल जैसी संरचना मिलती है, जिसको आप क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और क्रोमैटिन टर्म किसने दिया था, मैंने बताया था, फ्लेमिंग ने, ठीक है। फ्लेमिंग ने, रॉबर्ट ब्राउन ने जब डिस्कवरी की थी, उसके बाद फ्लेमिंग ने इस स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन कहा था, याद रखिए, ठीक है। डिवीजन के समय, विभाजन के समय क्रोमैटिन संघनित होकर, संघनित मतलब कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेंगे, क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे ये, ठीक है। जब डिवीजन का टाइम होता है तो यही क्रोमैटिन नेट क्या करेगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, अब जब डिवीजन होती है तो उसमें बहुत सारी फेजेस आती हैं, डिवीजन होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, न्यूक्लियस में जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं आपके, वो क्रोमैटिन नहीं होते हैं, वो होते हैं क्रोमोसोम, क्योंकि यही क्रोमैटिन आगे चलकर बहुत ज्यादा जब कॉइल्ड हो जाएंगे, ऐंठ जाएंगे आपस में, तब एक स्ट्रक्चर बनेगा क्रोमोसोम आपका, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि क्रोमोसोम में सर है क्या क्या। क्रोमोसोम में आपका क्या क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, प्रोटीन्स पाई जाएंगी, कौन कौन सी, एक तो हिस्टोन प्रोटीन होगी, दूसरी क्या होगी, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगी, ठीक है। तो आप लोग इतना बात याद रखिए कि कौन कौन सी चीजें पाई जा रही हैं क्रोमैटिन में। तो डीएनए पाया जा रहा है, आरएनए पाया जा रहा है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जा रही है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जा रही है। और जो हिस्टोन प्रोटीन है ये 5 टाइप की होती है, जैसे मैंने कुछ लिख रखा है यहाँ पर, देखिए करा है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन या हिस्टोन लेस प्रोटीन उपस्थित होती हैं। हिस्टोन का 20 से 30% भाग आर्जिनिन व लाइसिन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। यानी जो हिस्टोन प्रोटीन का जो 20 से 30% जो हिस्सा होता है वो आर्जिनिन नाम की अमीनो एसिड है और लाइसिन अमीनो एसिड है, इन दोनों से मिलकर बनती है। और आर्जिनिन और लाइसिन की क्वांटिटी के आधार पर ही हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होती है बच्चों, 5 टाइप की होती है, 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3, H4। या आप 5 टाइप की जो प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो क्रोमैटिन नेट भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। अब बात आती है कि सर क्या फंक्शन है न्यूक्लियस का। जैसे पहले भी बता चुका हूं कि जेनेटिकली ये इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रख रहा है। दूसरी बात क्या है, एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन रख भी रहा है, ट्रांसफर भी कर रहा है। तो पहला पॉइंट लिखा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी ये क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर पाई जा रही है, इसलिए इसको हम स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जानते हैं बच्चों, याद रखिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स के अंदर ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको पास करता है, ट्रांसमिट करता है, याद रखिए, ठीक है। दूसरी बात, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। भाई न्यूक्लियस का डिवीजन सेल डिवीजन की पहली अवस्था होती है, तो न्यूक्लियस में पहले डिवीजन होगा तभी आगे सेल डिवीजन संपन्न होगा, अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो डिवीजन होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं एक सेल के अंदर, तो उनको भी ये कंट्रोल करने का काम करता है कौन, न्यूक्लियस आपका, ठीक है। तो क्या लिखा है, न्यूक्लियस एमआरएनए को साइटोसोल में भेजकर कोशिका के
मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, का कंट्रोल करता है, याद रखिए। दैट मीन भाई इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, हमने अभी बताया आपको, इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, आरएनए बनाएगा अलग अलग टाइप के, जिसमें से स्पेशली एमआरएनए की बात करते हैं। तो एमआरएनए को न्यूक्लियर पोर के थ्रू या पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू उसको बाहर भेजेगा, और बाहर भेजने के बाद वो क्या करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पर 4 आपके जो इसके फंक्शन है वो मेन है आपके, कौन कौन से, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रख रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी कंट्रोल कर रहा है। तो इतने सारे काम होते हैं किसके, न्यूक्लियस के बच्चे, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन के ऊपर क्लास करना चाहते हैं सफलता बैच में, तो सफलता बैच लॉन्च कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।